हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट मैगजीन के बारे में। इकोनॉमिस्ट मैगजीन का जुलाई एंड एडिशन 25 से 31 जुलाई और कवर स्टोरी है फ्री मनी यानी मुफ्त का पैसा, जब सरकारें बेलगाम खर्चा करती हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी के ऊपर और आम जिंदगी के ऊपर। हम सभी फिलहाल कोविड महामारी से गुजर रहे हैं। उसका कोई इलाज फिलहाल नहीं दिखता। बहुत सारे टीके जो हैं अभी टेस्टिंग फेस में हैं, लैब में हैं, लेकिन अभी कुछ भी कंक्रीटली या 100% अभी बाहर नहीं आया है। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आ जाए, पर जब तक नहीं आता तब तक तो हम इस महामारी के से जूझ रहे हैं। तो हमने देखा कि इस साल के पहले हाफ में, खासकर अप्रैल मार्च के महीने में, सरकारों ने लॉकडाउन किए, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, कंप्लीट या थोड़े मोड़े करके, पर लॉकडाउन रहे लगभग सभी बड़ी इकोनॉमीज़ में। और उसके इफ़ेक्ट भी हमको देखने को मिले, जबकि क्वार्टर जो है अप्रैल मई और जून, इसके रिजल्ट आए। दुनिया भर में लगभग सभी बिजनेसेस इम्पैक्ट हुए। नेगेटिव टेरिटरी में नंबर्स आए और पॉजिटिव भी आए, तो लोअर पॉजिटिव टेरिटरी में नंबर आए। बहुत ही इनकरेजिंग नहीं थे, पर ये एक्सपेक्टेड थे। जिस तरह से बिजनेसेस बिल्कुल बंद रहे, उस हिसाब से ये नंबर एक्सपेक्टेड थे। सरकारों ने इससे जूझने के लिए बहुत सारे राहत पैकेजेस निकाले, रिलीफ पैकेजेस। हिंदुस्तान में भी सरकार ने निकाले और वेस्ट में बहुत बड़े बड़े पैकेज निकाले गए। आईएमएफ के हिसाब से जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं वो लगभग 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स कमिट कर चुकी हैं, और इससे ज़्यादा पैसे और दिए जाएंगे अभी एज ए रिलीफ फॉर कोविड। इतना ही नहीं, सरकारों ने टैक्स में कटौती की है। बहुत सारे देशों ने अपने टैक्स स्लैब कम कर दिए हैं ताकि बिजनेसेस को कम टैक्स देना पड़े, वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा कैश को इन हैंड रख सकें। मॉरेटोरियम दिए गए हैं टैक्स पेमेंट्स या लोन पेमेंट के लिए। हिंदुस्तान में भी गवर्नमेंट ने लोन पेमेंट के लिए मॉरेटोरियम दिया था 3 महीने का। और अलग अलग तरह के कई मॉरेटोरियम दिए गए हैं दुनिया में अलग अलग देशों में। और सबसे आखिर में सरकारों ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए हैं। इंटरेस्ट रेट कम करने का मतलब क्या है कि मार्केट में पैसा और फ्रीली अवेलेबल होगा। अब इन चारों पॉइंट्स को एक साथ मिला करके देखते हैं कि सरकारें क्या कर रही हैं। सरकारें पैसा दे रही हैं रिलीफ पैकेज के तौर पर। बोल रही हैं कि इस पैसे को आप अपने बिजनेस में लगाइए, बिजनेस से कमाइए। कमाने के बाद जो टैक्स है वो आपको कम देना है या आपको कुछ टाइम बाद देना है। जैसे हिंदुस्तान में भी इनकम टैक्स की जो डेट है वो सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इसी तरह से सरकारें कह रही हैं आप कमाइए, टैक्स कम दीजिए और कुछ टाइम बाद रुक करके दे दीजिए। और अगर आप बड़े लोन से जूझ रहे हैं तो आपके पास मॉरेटोरियम है कुछ महीने के लिए। मतलब सरकारें ज्यादा से ज्यादा पैसे को मार्केट में रखना चाहती हैं। अब ये फ्री मनी क्या है? हर एक बिजनेस के लिए कॉस्ट ऑफ फंड नाम की एक चीज होती है। कॉस्ट ऑफ फंड क्या होता है? जब बैंक लोन देते हैं बिजनेसेस को बिजनेस चलाने के लिए। बहुत कम बिजनेस ऐसे होते हैं जिनके पास सारा कैपिटल अवेलेबल होता है जब वो बिजनेस शुरू करते हैं। ज़्यादातर बिजनेसमैन बैंक्स के पास या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास लोन लेने के लिए जाते हैं। बदले में उनसे एक परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है, 6, 8, 10% जो भी है, हर एक देश के हिसाब से अलग अलग है। ये जो इंटरेस्ट होता है ये कॉस्ट ऑफ फंड होता है, यानी कि फंड को इकट्ठा करने की कीमत जो हम दे रहे हैं। यानी कि अगर 1 लाख रुपए लिए और फर्ज कीजिए 1,000 रुपये का आप उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ फंड है 1 लाख रुपए जुटाने के लिए। तो फ्री मनी का क्या है कि ऐसा पैसा जिसके लिए कोई कॉस्ट ऑफ फंड नहीं है, ऐसा पैसा जो बिना कीमत के आ रहा है। मतलब एक तरह से हेलीकॉप्टर मनी इसको बोला जाता है। हेलीकॉप्टर मनी मतलब आप पैसे की बारिश कर रहे हैं। जिसके पैसा हाथ में आया उसको ना किसी को देना है, ना उसकी कोई जिम्मेदारी है, ना उस वो किसी के लिए जवाबदेही है। तो ऐसा हेलीकॉप्टर मनी में बोला जाता है, लेकिन ये संपूर्ण स्थिति नहीं है। फ्री मनी का मतलब क्या होता है कि पैसा आपको दिया जाएगा, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना है। कुछ कुछ इकोनॉमीज नेगेटिव टेरिटरी में है, जैसे कि जापान, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। ये कंट्रीज कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं, बल्कि इंटरेस्ट नेगेटिव में है। इसका मतलब अगर आप 100 रुपये लेते हैं
बैंक से लोन, तो आपको 100 रुपये नहीं वापस करने हैं, आपको 101 रुपये वापस नहीं करने हैं, आपको हो सकता है कि 95 रुपये वापस करने हो। यानी आप पैसा लेंगे, पैसे को अपने पास रखेंगे, पैसे का इस्तेमाल करेंगे और उस पे बजाय आप वापस इंटरेस्ट देने के आपको कम पैसा वापस करना है। इसका मतलब लंबे वक्त के लिए सरकारें मार्केट में पैसा अवेलेबल करवा रही हैं। यूएस और यूरोप बहुत बड़े पैमाने पर, जैसे मैंने बताया, कि ये फ्री मनी अवेलेबल करवा रही हैं, मार्केट में मनी को इन्फ्यूज़ कर रही हैं। किस तरह से इन्फ्यूज़ कर रही हैं कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपनी ही गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद रहे हैं या बड़े बिजनेस हाउसेज के बॉन्ड खरीद रहे हैं। इससे क्या होगा? बड़ा बिजनेस हाउस, फर्ज कीजिए कि रिलायंस को पैसे की ज़रूरत है, रिलायंस मार्केट में बॉन्ड निकालता है कुछ इंटरेस्ट रेट पर, तो सरकार उस बॉन्ड को खरीद रही है, यानी कि रिलायंस को पैसा अवेलेबल हो रहा है। और रिलायंस को जब ये पता है कि मार्केट में अभी पैसा आने वाला है और आ रहा है, तो रिलायंस अपने बॉन्ड कम दर पर निकाल रही है, जैसे 1 या 2% पर या उससे भी कम, और सरकार उसको खरीद रही है। यानी रिलायंस को बहुत ही सस्ते में पैसा अवेलेबल हो रहा है जिसको रिलायंस अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो रिलायंस यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, पूरी दुनिया में लगभग यही स्थिति है। ये जो पूरे मैंने आपको पॉइंट बताए थे, 4 पॉइंट के, रिलीफ पैकेज देना, टैक्स में कटौती करना, मॉरेटोरियम देना और इंटरेस्ट रेट में कमी करना, ये सब मिलाकर के इसके लिए एक टर्म है फाइनेंशियल, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। मतलब क्वांटिटी जो है पैसे की वो इजीली अवेलेबल है। यूएस ने क्वांटिटेटिव ईजिंग के 3 साइकिल चलाए, QE1, QE2, QE3, 2007 और 8 के रिसेशन के बाद से। लेकिन ये QE के तीनों साइकिल फेलियर रहे। 2 टारगेट थे QE के इन्फ्लेशन आना चाहिए, हेल्दी इन्फ्लेशन आना चाहिए मार्केट में, जिसका टारगेट 2 से 3% के बीच में रखा गया था यूएस में, और हाई एंड जॉब जनरेट होनी चाहिए। यूएस में जॉब जनरेट्स हुई लेकिन वो हाई एंड नहीं थी। जो जॉब जनरेट हुई वो बहुत ही कम सैलरी वाले थे। इसका पूरा फायदा इकोनॉमी को नहीं मिल पाया, क्योंकि जब कम सैलरी पर जॉब मिल करते हैं लोग, तो जो बहुत बड़ा उनका चंक है अर्निंग का, बहुत बड़ा हिस्सा जो उनकी कमाई का है, वो बेसिक ज़रूरतों में खर्च हो जाता है, जैसे कि खाना हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कपड़े हो गए, दवाइयाँ हो गई। उसके बाद उनके हाथ में बहुत कम पैसा बचता है, और इस बहुत कम पैसे को वो मार्केट में कुछ खरीदने नहीं निकलते हैं, लेजरली खर्च नहीं करते हैं, और इससे क्या है, इकोनॉमी का चक्का नहीं घूमता। चाहती क्या थी यूएस गवर्नमेंट, कि हम पैसा मार्केट में डालेंगे, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग खर्चा करने निकलेंगे, और इससे क्या है, व्यवसाय बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, और एक इकोनॉमी का जो चक्का है वो तेज घूम जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, डिमांड बहुत जनरेट नहीं कर पाए, और ये नुकसान रहा क्वांटिटेटिव ईजिंग का। तो क्वांटिटेटिव के 3 साइकिल करने के बाद यूएस फेलियर रहा, और अब उस फेलियर को, उस एक्सपेरिमेंट को, फेल्ड एक्सपेरिमेंट को पूरी दुनिया एक बड़े पैमाने पर इंप्लीमेंट करने का सोच रही है। इसका इम्पैक्ट क्या है? फ्री मनी का इम्पैक्ट क्या है? फ्री मनी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है बबल। जब भी पैसा बिना किसी रैशनल रीजन के, यानी कि बिना किसी सोच के, बिना किसी समझ के मार्केट में बहाया जाता है या इन्वेस्ट किया जाता है, तो वो बबल को जन्म देता है। जैसे कि हमने देखा, हिंदुस्तान में भी हमने देखा और यूएस में भी देखा, जब प्रॉपर्टी का बबल आया था 2007, 8, 9, 10 के आसपास, तो प्रॉपर्टी कीमतें बेतहाशा बढ़ी थी। मार्केट में उतनी डिमांड नहीं थी, लोग बुकिंग करवाते थे, कुछ टाइम प्रॉपर्टी को रखते थे, फिर उसको प्रॉफिट में बेच देते थे, और मार्केट में वो डिमांड भी बनी हुई थी, वो फ्लो भी बना हुआ था। ये एक्चुअली बबल था, क्योंकि एक्चुअल बायर मार्केट में बहुत कम थे, ज़्यादातर लोग जो है सट्टेबाजी कर रहे थे प्रॉपर्टी के ऊपर। और यही बबल की वजह है कि हमने शेयर मार्केट का बबल भी देखा। अब मैं आपको इसमें 2 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। पहली बात, यूएस में बूम और बस्ट के, यानी इकोनॉमी के ऊपर जाने के और नीचे गिरने के, रिसेशन के कई साइकिल आए हैं। ग्रेट रिसेशन, ग्रेट डिप्रेशन, जो कि 1938-39 में आया था, उसके बाद से कई बार छोटे या बड़े रिसेशन यूएस इकोनॉमी में आए, और उसके बाद यूएस इकोनॉमी रिकवर कर गई। रिकवरी फेस में एक बड़ी ध्यान देने वाली बात थी कि जब जीडीपी रिकवर करती थी रिसेशन से, तो जीडीपी ऊपर जाती थी, शेयर मार्केट ऊपर जाती थी, और उनके बीच में हमेशा एक रिलेशन रहता था। ऐसा नहीं कि शेयर मार्केट बहुत तेजी से भाग रही और जीडीपी स्लो है, या जीडीपी तेजी से भागी लेकिन शेयर मार्केट पिकअप नहीं कर पाई, ऐसा कभी नहीं हुआ। 2007-8 के रिसेशन के बाद ये जो रिलेशनशिप था ये टूटता हुआ नजर आया, क्योंकि
यूएस की किसी भी पुराने रिसेशन के बाद सबसे स्लो रिकवरी हुई 2007 और 8 के रिसेशन की। इनफैक्ट आज तक भी लगभग 12 साल बाद भी यूएस अपने रिकवरी के टारगेट पूरे नहीं कर पाया है। जैसे मैंने पहले बताया, क्वांटिटेटिव ईजिंग के थ्रू ना तो वो अपने डिजायर्ड इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव कर पाए, ना वो अपने क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बना पाए। लेकिन अगर आप देखें तो मार्केट बेतहाशा भागी यूएस में, शेयर मार्केट। इनफैक्ट यूएस के इतिहास में कभी भी इतना बड़ा बुल रन नहीं आया जो कि अभी भी चल रहा है 12 साल बाद भी। ये बुल रन क्यों है? ये बुल रन है एक्चुअली बबल। मार्केट में फ्री में पैसा अवेलेबल है। फ्री में पैसा किसको अवेलेबल होता है? सबसे पहले बिजनेसमैन को। स्वीडन में नेगेटिव टेरिटरी में, जीरो टेरिटरी में इंटरेस्ट रेट है, लेकिन वो मेरे और आप जैसे लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है, वो बिजनेस हाउसेस के लिए है। जब बिजनेस हाउसेस को बहुत सारा पैसा मिलता है, वो भी बहुत कम कॉस्ट पर, तो बिल्कुल वो अपने बिजनेस पर खर्च करते हैं, नए प्लांट लगाते हैं। लेकिन अगर डिमांड ही नहीं है मार्केट में, जैसे मैंने बताया यूएस डिमांड नहीं जनरेट कर पाया, लोगों के पास उतना पैसा ही नहीं आया कि वो चीज़ें खरीदें, तो इस पैसे का बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं? वो अपनी ही कंपनी के शेयर वापस खरीदते हैं या शेयर मार्केट में ही पैसा लगाते हैं। तो आपको शेयर मार्केट भागती हुई नजर आती है, लेकिन एक्चुअल नीचे के जो उनकी कंपनी है, एक्चुअल कंपनी जो है, उसकी अर्निंग उतनी नहीं होती और एक बबल का रूप बन जाता है। आप देखें, मई में बहुत सारी इकोनॉमीज ने बहुत अच्छी रिकवरी की मार्च के डाउन टर्न के बाद। लगभग पूरी दुनिया में इकोनॉमी, जो शेयर मार्केट है, वो मार्च और अप्रैल में नीचे गई, लेकिन मई में रिकवर कर गई। मई में जो रिकवरी है, ये इसी एक बबल के बनने की शुरुआत है। फ्री में पैसा अवेलेबल हुआ, लोगों ने मार्केट में पैसा लगाया। इंडियन मार्केट में भी आज रिटेल इन्वेस्टर बहुत बड़ी संख्या में पैसा लगा रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं, चाहे फॉरेन हो या डोमेस्टिक हो, उनका पार्टिसिपेशन उतना नहीं है। ऐतिहासिक तौर पर अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बड़े प्लेयर होते हैं और रिटेल इन्वेस्टर छोटा रोल प्ले करते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि छोटे इन्वेस्टर्स ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। इसका मतलब कि पैसा जो है वो छोटे इन्वेस्टर के थ्रू आ रहा है। इसका तीसरा सबसे, तो दो नुकसान हमने देखे कि एक बबल बन जाता है, दूसरा इरेशनल मार्केट रन होता है, मार्केट बहुत तेजी से भागती है, बुल रन दिखता है आपको। तीसरा होता है हाई डेट, सरकारों के ऊपर कर्जा बहुत बढ़ जाता है। अब देखिए, अगर सरकारें खर्च कर रही हैं उस पैसे को, जिस पैसे के बदले कोई आमदनी नहीं हुई है, तो इसका मतलब वो उधारी का पैसा है। वो उधारी का पैसा सरकार कैसे बना रही है? अपनी प्रिंटिंग प्रेसेस के थ्रू बना रही है। मतलब एक तरह से नोट प्रिंट कर रही है सरकार। इसका नुकसान क्या होता है कि सरकारों के ऊपर कर्जे चढ़ने शुरू हो जाते हैं, डेट जिसे बोलते हैं। यूएस के 2007 और 8 के रिसेशन के बाद जो डेट टू जीडीपी था, यानी कर्जे को अगर देखा जाए जीडीपी के टर्म में, तो वो 105% हो गया था। यानी कि अगर 105 रुपए का कर्जा है देश के ऊपर, तो 100 रुपए ही कमाई हो रही है। जापान की स्थिति और बुरी है। जापान में लगभग 300% के आसपास है, 250 से 300। कुछ लोग 226 बोलते हैं, कुछ 274 बोलते हैं। हालांकि जापान के अपने अपने आंकड़े 250% के आसपास रहते हैं, पर अगर बेस्ट के सिनेरियो देखें 225% को भी, तो भी अगर जापान की जीडीपी 100 रुपये करती है, तो जापान के ऊपर 225 रुपये का कर्जा हो जाता है। ये है हाई डेट के नतीजे। हिंदुस्तान में भी स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है। हम भी 70%, लगभग 70% डेट टू जीडीपी रेशो पर है। यानी कि हम अगर 100 रुपये जीडीपी के थ्रू बना रहे हैं, तो 70 रुपये का कर्जा है हमारे ऊपर। पर दुनिया के और देशों को देखते हुए इसे अभी भी हेल्दी कहा जा सकता है। तो ये है नुकसान जो कि फ्री मनी के होते हैं। पर ये फ्री मनी का अंत क्या है, या इस रिसेशन के बाद क्या होगा, वो सबसे बड़ा सवाल है। इस आर्टिकल में 2 पॉइंट बड़े अच्छे दिए गए हैं, और जो मैं भी काफ़ी एग्री करता हूँ उनसे। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके लिए ये रिसेशन आखिरी रिसेशन साबित होगा अगर ये बहुत लंबा चलता है। तो पहली बात, क्या रिसेशन है? आईएमएफ मानता है कि ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में है। बहुत सारे देश स्पष्ट तौर पर मान चुके हैं रिसेशन है, जैसे कि यूके, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, ये मान चुके हैं कि रिसेशन है। बहुत सारे देशों ने नहीं माना है अभी, पर कुछ बड़ी इकोनॉमीज मान चुकी हैं रिसेशन है। अगर ये रिसेशन 1938 के डिप्रेशन की तरह लंबा चलता है, या 2007-8 के रिसेशन की तरह, जो कि अभी तक भी फील किया जा रहा है मैथमेटिकली, 2007 और 8 का रिसेशन गया नहीं।
अगर ये रिसेशन लंबा चलता है और डीप चलता है तो बहुत सारे देशों के लिए आखिरी रिसेशन होगा, वो इस रिसेशन से कभी नहीं निकल पाएंगे। आपको सुनकर के ताज्जुब होगा कि जापान 89-90 के मार्केट का उनका डाउन टर्न आया था, मार्केट टूटी थी, मार्केट उनकी स्लो डाउन हो गई थी, और जो उनका रिसेशन था वो आज तक नहीं गया है। 30 साल हो चुके हैं इन बातों को। जो मार्केट का लेवल 1989-90 में था, शेयर मार्केट का लेवल, वो आज तक जापान की मार्केट नहीं कवर कर पाई है। इसका सबसे बड़ा नुकसान है डेमोग्राफी, यानी कि आपकी जो जनसंख्या है उसका प्रकार। एशिया की बहुत बड़ी और बहुत सारी इकोनॉमीज़ और यूरोप की बहुत तेज़ी से बूढ़ी हो रही हैं, जिनमें जापान है, ताइवान है, सिंगापुर है, और यूएस और यूरोप में तमाम इकोनॉमीज़ हैं, जिसमें इटली है, स्पेन है, पोर्चुगल है, और बहुत सारी आपको सुनने को मिलेंगी। इन सरकारों के साथ, इन देश के सरकारों के साथ तो दो तरफा लड़ाई है। एक तरफा लड़ाई ये है कि इनको अपने बिजनेस को सपोर्ट करना है रिलीफ पैकेजेस दे करके, रिलीफ पैकेजेस जो कि कर्जे को बढ़ाएंगे। उसके बाद क्या होगा, फर्ज कीजिए कर्जे से निकल गए, 2-3 साल बाद सब नॉर्मल हो गया, लेकिन सरकार के ऊपर अब मोटे कर्जे चढ़ चुके हैं। सरकार को कर्जे उतारने हैं। सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत, या बोल दीजिए कि सिंगल बिगेस्ट जो सोर्स होता है वो होता है टैक्स। टैक्स किससे लिया जाएगा? टैक्स लिया जाएगा इनकम टैक्स के तौर पे जो लोग जॉब कर रहे हैं, और बिजनेसेस से। बिजनेसेस को भी टैक्स के लिए जो कमाई होगी वो यंगस्टर से ही होगी। यंगस्टर जॉब करेंगे, अच्छी जॉब करेंगे, पैसे कमाएंगे, और जो उनके पास फ्री जो मनी इन हैंड होगा, मनी इन हैंड से वो जाकर के मार्केट में सामान खरीदेंगे, और उससे बिजनेस का चक्का घूमेगा, उससे बिजनेस पैसे कमाएंगे और सरकार टैक्स लेगी। तो यंगस्टर्स जो हैं, यंग पॉपुलेशन है, यही दोनों तरह के टैक्स देंगे। डायरेक्ट इनकम टैक्स सरकार को देंगे, और वो बिजनेस को चलाएंगे, और बिजनेस के टैक्स से सरकारें पैसा कमाएंगी, यानी कि टैक्स सरकार की जो सोर्स है वो मेंटेन रहेगा। पर ऐसा है नहीं। वो देश जहाँ पर की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बूढ़ी हो रही है, उनके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। 3 या 4 साल बाद अगर मान लीजिए रिसेशन ख़त्म होता है, सरकारों के ऊपर बड़े बड़े कर्जे होंगे, सरकारों को वो कर्जे सर्विस करने होंगे, यानी वो लोन सर्विस करने होंगे, उसके लिए उन्हें टैक्स चाहिए होगा। लेकिन टैक्स देने के लिए यंगस्टर्स बहुत कम हैं, और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा इन देशों में यंगस्टर्स की पॉपुलेशन और कम होती जाएगी। सरकार के पास बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए बड़ी जिम्मेदारियां आ जाएंगी। सरकारें जो ऑलरेडी कर्जे में हैं, ऑलरेडी उनको अब टैक्सेस कम मिल रहे हैं, वो नए खर्च कहाँ तक करेंगी बूढ़ी पॉपुलेशन के लिए, कब तक करेंगी, इसका अंत क्या है? स्थिति कुछ अच्छी हिंदुस्तान के लिए भी नहीं है, क्योंकि हमको बताया जाता है कि वी आर अ यंग नेशन, पर हमारी एवरेज एज भी 28 साल है, और अगले 10 सालों में हम 38 एवरेज एज नहीं होगी, हम उसको क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा चंक यंगस्टर्स का अगले 10 साल में मिडिल एज की तरफ आ जाएगा, और वो बहुत बड़ा चंक एवरेज एज जो पॉपुलेशन है उसको बुढ़ापे की तरफ ले जाएगा। हमारी तरह से और भी बहुत सारे देश हैं जिनको कि ये प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान के लिए ये दो तरफा मार है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी अनस्किल्ड अनएम्प्लॉय लेबर है। एक लेबर जिसके पास रोजगार नहीं है और जिसके पास स्किल भी नहीं है, वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही है। सरकार को उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि नहीं सपोर्ट किया तो वो लोग बुढ़ापे में क्या करेंगे? सामाजिक उपद्रव यानी कि सोशल अनरेस्ट का स्कोप होता है ऐसी स्थिति में, हमेशा ऐतिहासिक तौर पर रहा भी है। सोशल सपोर्ट की जब बात करते हैं तो बिस्मार्क का ये आइडिया था जर्मनी के अंदर, और उसका रीज़न यही था। तो हिंदुस्तान में सरकारों को एक बूढ़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट करना है, रोज़गार देने हैं, और अगर नई जनरेशन को जॉब नहीं मिली तो सेम प्रॉब्लम है कि कहाँ से सरकार टैक्स कलेक्ट करेगी और कहाँ से बूढ़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट करेगी, यानी एज्ड पॉपुलेशन को सपोर्ट करेगी। तीसरा एक इसके अंदर पॉपुलेशन का एक और एंगल है कि गिरती हुई पॉपुलेशन। अभी एक बुक है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आपको पढ़नी चाहिए, उसका नाम है एम्प्टी प्लैनेट। जॉन एपिस्टन और डैरेन ब्रिकर ने वो बुक लिखी है, बहुत ही अच्छी बुक है। वो बुक पढ़ के आपको ताज्जुब होगा कि दुनिया के लगभग सभी देश नेगेटिव पॉपुलेशन टेरिटरी में हैं। हिंदुस्तान भी बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है नेगेटिव पॉपुलेशन की तरफ जाने के लिए। अगले 5 से 7 साल में हिंदुस्तान की पॉपुलेशन भी नेगेटिव टेरिटरी में जा सकती है। चाइना ऑलरेडी नेगेटिव टेरिटरी में है, यानी कि वहाँ पर बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, वहाँ पर मृत्यु दर ज़्यादा है बच्चों के पैदा होने से। तो इसका मतलब क्या है कि
ना केवल सरकारों को अभी 5 से 10 साल के बीच के लिए प्रॉब्लम होगी कि बुजुर्ग पॉपुलेशन बढ़ रही है, जवान कम है जॉब लेने के लिए। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा ये प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। मुझे एक बहुत पुराना एक इकोनॉमिक टाइटल याद आता है, इकोनॉमिक जो कहावत है वो याद आती है कि इकोनॉमी कैन नॉट बी सीन विदाउट द प्रिज्म ऑफ डेमोग्राफी। इकोनॉमी को आप डेमोग्राफी के प्रिज्म के बाहर नहीं देख सकते। आपको देखना पड़ेगा जनसंख्या, उसके उसके जो फीचर्स हैं जनसंख्या के, उसके बाद ही आप इकोनॉमी को समझ के प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये की है इस आर्टिकल का। हालांकि इस आर्टिकल में और भी अलग अलग पॉइंट टच किए गए हैं, जिसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कई बार इस आर्टिकल में लिखा गया है कि सरकारों को आने वाले वक्त में क्लाइमेट चेंज से जूझने के लिए बड़े खर्चे करने पड़ेंगे, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हालांकि मेरे को इसके ऊपर ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर मुझे पता है कि क्लाइमेट चेंज के चलते सरकारों को ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, बारिश, सूखा, समुद्र की सतह का बढ़ना और सब। लेकिन उसके खर्चे की लिमिट क्या है वो यहाँ पर नहीं दी गई है, ना मैंने उसके बारे में कुछ पढ़ा, तो मैं कमेंट नहीं करना चाहता। पर अगर ऐसा कुछ है तो सरकारों के ऊपर करने के लिए एक और तरह का खर्चा जुड़ जाएगा। आखिर में ये सवाल बचता है जो कि क्वांटिटेटिव ईजिंग के बाद भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने पूछा यूएस सरकार से, और अब क्योंकि पूरी दुनिया इसको कर रही है तो पूरी दुनिया के लिए ये सवाल है कि ये जो कर्जे की अर्थव्यवस्था है, कर्जे की जो इकोनॉमिक्स है, ये कब तक चलेगी। कभी ना कभी हमको अपने बुक्स को बैलेंस करना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा कि कर्जे वापस करने हैं। वक्त बीतने के साथ साथ कर्जे वापस करने का स्कोप दुनिया के हर देश में कम हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन दुनिया की स्टेबलाइजेशन की ओर बढ़ रही है, और फिर वक्त के साथ साथ नेगेटिव की ओर जाएगी पूरे पृथ्वी पे। तो इसका अंत क्या है, कब सेटलमेंट किया जाएगा, खैर ये सवाल है जो इसका जवाब वक्त ही दे पाएगा। पर क्वांटिटेटिव ईजिंग के इम्पैक्ट क्या नजर आएंगे। आप देखेंगे कि शेयर मार्केट बढ़ती रहेगी, हाई एंड रियल एस्टेट आपको महंगा होता हुआ दिखेगा। हालांकि लोअर एंड रियल एस्टेट आपको और टूटता हुआ नजर आएगा, लेकिन हाई एंड रियल एस्टेट आपको और महंगा होता हुआ नजर आएगा। गोल्ड, सोने की कीमतों में आपको वृद्धि नजर आएगी लगातार। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज में आपको ट्रांजैक्शन बढ़ती हुई नजर आएंगी, और उसकी कीमतें भी आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। पर सवाल ये कि क्या स्टॉक मार्केट ऐसी भागती रहेगी। इसका जवाब है जब तक सरकार फ्री मनी अवेलेबल करवाती है, और जब तक इन्वेस्टर्स का सरकार की फ्री मनी में विश्वास है, आपको मार्केट भागती हुई ही नजर आएगी। यूएस में पिछले 12 साल से भाग रही है। पर सवाल फिर वही है कि इसका अंत क्या है। कभी ना कभी ये साइकिल टूटेगा, क्योंकि सरकारें अनंत काल तक कर्जा ले लेकर के लोगों को फ्री में पैसे नहीं बांट सकती। कहीं ना कहीं इसको फुल स्टॉप करना पड़ेगा। रघुराम रंजन ने 2015-16 में ये बात कही थी कि इस दुनिया को जो लो इंटरेस्ट रेट का लालच है उसको छोड़ करके जल्दी सेंसिबल इंटरेस्ट रेट की तरफ जाना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे वक्त बीतता जाएगा हमारे पास स्कोप कम होता जाएगा रियलिस्टिक इंटरेस्ट रेट की तरफ जाने का। और मुझे अब लगता है कि वो स्कोप और लगातार कम हो रहा है कोविड की प्रॉब्लम के बाद से। तो ये आर्टिकल था, बड़ा अच्छा था, मैं आपको रिकमेंड करूंगा पढ़ने के लिए। मैं दोबारा बताता हूँ, इकोनॉमिस्ट मैगजीन का जुलाई एंड का एडिशन है, 25 अगस्त से 31 अगस्त तक का। इसके अंदर और 2-3 बड़े अच्छे आर्टिकल हैं, उनके बारे में मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। और नए एडिशन आ चुके हैं इकोनॉमिस्ट के, तो उन्हें पढ़ा जाएगा। और हाँ, जिस एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिस्ट की, यूएस एडिशन है, एशियन एडिशन नहीं है। तो थैंक यू, जल्दी ही मिलता हूँ आपको इकोनॉमिस्ट के नए एडिशन और नए आर्टिकल्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।